गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो जैसा कि पिछले 5 लेक्चर्स में हम लोगों ने महत्वपूर्ण 3 और 2 5 चीजों को कवर अप कर लिया है। आज का टॉपिक क्या है हमारा? किसी ने सिलेबस देखा है? किसी ने सिलेबस देखा कि नहीं देखा? चलिए मैं बताता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने 3 टॉपिक को लगभग कंप्लीट कर लिया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और पहला जो टॉपिक था हमारा वो था आपका सेल। सेल के बाद सेल को हमने 3 खंडों में विभाजित किया, 3 बार में हमने उसका अध्ययन किया। फिर टिश्यू का अध्ययन हमने किया और टिश्यू के उपरांत हमने बोन्स से संबंधित अध्ययन को पूर्ण कर लिया है। अब अच्छा, ये तीनों वीडियोस जो है वो यूट्यूब पे हैं, तो अगर आप नहीं किए हैं तो आप इसको देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम शरीर का एक ऐसा जबरदस्त तंत्र है जो वैसे तो यदि डाइजेस्टिव सिस्टम के बगैर आप कुछ दिन तक तो जीवित रह ही सकते हैं, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के कार्य के बगैर आप कुछ दिन जीवित रह सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि डाइजेस्टिव सिस्टम की कल्पना ही आपके शरीर से हटाई जा सके। क्योंकि शुरुआत से लेके शुरुआत यानी जहां से डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है और वहां से लेके अंत तक हर अंगकों के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम ही खान पान और इत्यादि जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी प्रतिपूर्ति करता है। तो सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि आखिर डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू कहाँ से होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम की जो शुरुआत होती है वो शुरू होती है आपके मुख से। जो मुख गुहा है, यानी कि जो आपकी कैविटी है, जो माउथ कैविटी है, यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो जाता है। जैसे ही हम कोई पदार्थ खाते हैं तो मुंह में जाता है, और मुंह में जाने के बाद जो स्लाइवा है हमारा, यानी लार है, लार के साथ में वो मिलता है और लार मैकेनिकल प्रोसेस की जो पाचन व्यवस्था है उसको शुरू कर देता है। ये क्रम अनवरत गति से चलता है। ये जो हम मुख में पाचन जो शुरू कराते हैं, इसका क्रम दांतों के सहायता से, जिह्वा के सहायता से और एपिग्लॉटिस से होते हुए धीरे धीरे इसोफेगस में जाता है। भोज्य पदार्थ के इसोफेगस में जाने के उपरांत भोजन धीरे धीरे आपके स्टमक में, यानी कि आपका जो फंडस एरिया है, फंडस यानी कि जो बेली है, वहां पे पहुंचता है। फिर धीरे धीरे वाया ड्यूडेनम होते हुए वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं, ज्यूजेनम, इलियम और सीकम। इन तीनों हिस्सों से होते हुए भोज्य पदार्थ जो है वो आपके शरीर में रक्त वाहिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है, जो भी उसका मेजर न्यूट्रिएंट्स है। और रक्त वाहिकाएं उस भोज्य पदार्थ को सर्वप्रथम लिवर के पास लिए जाती हैं। लिवर उसको एनालिसिस करता है और फिर अपने पैकिंग के अनुसार जिन जिन अंगकों को जिन जिन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है उन उन अंगकों को पहुंचाता चलता चला जाता है। लेकिन ये सारी प्रोसेस जितनी आसानी से मैंने आपको बता दी, एक्चुअल में इसमें बहुत डीप साइंस भी है और इसमें बहुत सारी बातें पूछी जाती हैं। तो आइए आज का जो टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं। इससे पहले मैं शुरू करूं, आप ये बताइए कि पिछले दिनों में जो हमने अध्ययन किया है उसमें अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना होगा तो आप मेरे से निधड़क तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है? आज का जो टॉपिक है हमारा वो है द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है? डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बेसिकली कुछ तंत्रों को मिलकर, कुछ अंगकों को मिला के बनाया जाता है, और जिन अंगकों के माध्यम से ये बनता है उसी अंगकों के समूह को हम लोग सिस्टम बोलते हैं। डाइजेस्टिव का मतलब होता है पाचन। जो तंत्र हमारे पाचन में सहायता प्रदान करता है उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। पाचन में सहायता हेतु बहुत सारी चीजें आवश्यक है। बहुत सारे कि आपके शरीर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, कुछ केमिकल
पोजीशन होती है, कुछ जो है उसकी पैरास्टालसिस मूवमेंट्स होती हैं। बिना मूवमेंट के तो आप मान लीजिए आप खा रहे हैं सोते सोते तो भी वो भोज्य पदार्थ आपके पेट में चला ही जाता है। वो मूवमेंट क्या है, कैसे जा रहा है, कौन उसको प्रेरित कर रहा है कि वो खाना नीचे की तरफ ही जाएगा, खाना रुका क्यों नहीं रह जाता है, आखिर वो लिक्विड कहाँ से आ रहा है। जैसे ही हम किसी मान लीजिए मैं आपके सामने अभी नाम लूं कुछ कुछ बढ़िया फलों का, है ना, कुछ बढ़िया पकवान का, मान लीजिए मैं पनीर की सब्जी का नाम लूं, तो आपके मुख में जो पानी आना शुरू हो गया, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे पता चल गया कि मालिक जो है वो पनीर खाने वाले हैं, है ना। तो ये सारी व्यवस्था जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के तहत आती है। बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो 4-5 मूलभूत अवस्थाओं को मिला के बनाया जाता है, जिसमें सबसे पहला कार्य क्या है, डाइजेस्टिव का काम डाइजेशन ही होता है। यानी कि जो भी भोज्य पदार्थ आपने खाया है उस भोज्य पदार्थ को तोड़ना और तोड़ के और छोटे छोटे हिस्सों में करने के उपरांत उसे न्यूट्रिएंट्स के तौर में रक्त के द्वारा एकत्रित करवा लेना। डाइजेशन इसका पहला कार्य हो गया। एब्जॉर्ब करना, मतलब जो भी आपने खाया है वो रक्त की वहिकाओं के द्वारा, तो दिखाऊंगा कैसे रक्त की वहिकाएं जो है वो उसको एब्जॉर्ब एक्सेप्ट करती हैं। ठीक है, इसके उपरांत मेटाबॉलिज्म का सिस्टम है। मेटाबॉलिज्म जो है वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करता है। और मेटाबॉलिज्म के बगैर, मतलब यदि आपके शरीर में मान लीजिए आप आसन कर रहे हैं और आपके आसनों का वाजिब प्रभाव आपके शरीर पे पड़ नहीं रहा है ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके आसनों में वो क्वालिटी नहीं है जिसके कारण से आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय की प्रक्रिया पे आप काम कर पा रहे हैं। उपापचय का मतलब ये होता है कोशिकाओं के द्वारा, जो छोटी छोटी आपकी कोशिकाएं हैं उसके द्वारा, है ना, उसकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बहुत तीव्रता के साथ में जब क्या कहते हैं एटीपी एडीपी का यूटिलाइजेशन होता है, सेलुलर प्रोसेस अच्छे से चल रही है ना, तो उसे हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। कई बार ये स्लो डाउन होता है, कई बार बहुत हार्ड होता है। कुछ लोग जो है उनका मेटाबॉलिज्म बहुत, कुछ भी खाते हैं तो उनको पचता नहीं है, बार बार उन्हें वॉशरूम जाना पड़ता है, तो ये स्लो मेटाबॉलिज्म या बैड मेटाबॉलिज्म का अच्छा उदाहरण है। उपापचय से संबंधित, उपापचय का मतलब क्या है कि दोनों तरफ से प्रोसेस चल रही है, यानी कि जो आप खा रहे हैं वो अंदर भी जा रही है और जो अंदर गई है वो शरीर के लिए यूटिलाइज भी हो पा रही है। इस प्रक्रिया को हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, सेलुलर एनर्जी एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, है ना, ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि कई बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। अब आइए बात करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं। सर रिपीट अगेन सर, सर फुल फॉर्म रिपीट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए ओके ये सर, थैंक प्रश्न यू। है आपका, इन प्रश्नों को हम लोग बाद में लेंगे, है ना, जब हम लोग स्लाइड खत्म कर लेंगे पूरी, क्योंकि 70-80 स्लाइड होती है तो इसमें लंबा समय लगता है। स्लाइड जब समाप्त कर लेंगे फिर मैं आपको प्रश्नों का भी मौका देता हूँ। अभी क्या है कि ये रिकॉर्डिंग प्रोसेस चल रही है तो लोग जो है यूट्यूब पे भी देखते हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा वो प्रताड़ित ना हो। आप लोग प्रश्न पूछिएगा, मैं बिल्कुल आपको अलाउ करता हूँ। जैसे ही खत्म करेंगे फिर आप मार्कआउट करके रखिए, लास्ट में पूछिए। ठीक है, ऑर्गन्स क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम को, बेसिकली ऑर्गन्स को हम लोग दो हिस्सों में बांट देते हैं। दो हिस्सों का मतलब ये ऐसा नहीं है कि ऑर्गन्स को हम लोग ऐसे कह देंगे कि मुंह है जी, इसोफेगस है, ये लिवर भी है, पेट भी है, सब डाइजेस्टिव सिस्टम का ही तो अंग है, ऐसा नहीं है। हम उसको बहुत नियमित अध्ययन के अनुसार बांटते हैं। एक होता है जो मुख्य धारा में चल रहा है। मुख्य धारा का मतलब क्या हो गया, मुख्य धारा का मतलब ये हो गया कि आप जो है एक पाइपलाइन है, पाइपलाइन आपके ऊपर से यानी मुख से लेके शुरू हो रही है, धीरे धीरे इसोफेगस बनती है, पेट के पास वही पाइपलाइन थोड़ी मोटी हो जाती है ना, फिर कहीं पे वो पतली हो जाती है, फिर कहीं पे वो वर्तुलाकार हो जाती है, कहीं पे बहुत सर्कुलर है जैसे इंटेस्टाइन्स है, और वही लार्ज इंटेस्टाइन बनती है, बाद में कोलन तक पहुंचती है। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज ऑल अबाउट अ पाइप, है ना, एक पाइप है जो अलग अलग रूप में उपस्थित है आपके आपके शरीर में। और एक गजब की बात आप देखिए, ये जो पाइप सिस्टम है, हर जगह के पाइप का क्या कहते हैं जो निरूपण है वो अलग अलग कोशिकाओं का है, वो अलग अलग ऊतकों का है। जैसे इसोफेगस की जो पाइपलाइन है, यानी इसोफेगस का जो एरिया है वो हार्ड है, रिजिड है, उसमें क्या कहते हैं सब म्यूकोसा लेयर होती है। इसोफेगस यानी आपकी जो आहार नाल है उसमें एक लेयर होती है जिसको हम सब म्यूकोसा बोलते हैं, जिससे म्यूकस रिलीज हो रहा होता है, जो आपके खाने को बड़े आराम से धीरे धीरे नीचे लेके जाता है, ताकि कहीं चोट ना लगे आपके पेट पे, है ना, कहीं वो घायल ना हो। और जिसका पेट घायल हो जाता है फिर वो बाद में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसे आईबीएस जैसे बीमारियों को लेके घूमता फिरता है और परेशान दिखता होगा। तो ये जो परेशानी है, ऐसी जो परेशानियां हैं, इसके लिए आपके लिए इसोफेगस में एक विशेष
क्या कहते हैं, ऊतक का सिस्टम बना पड़ा है। ऐसे ऊतक के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सब म्यूकोसा जो कि लेयर है, एक लेयर बनी पड़ी है। यही लेयर अगर आप पेट में जाके देखेंगे तो वहां पे एसिड रिलीज कर रही है, वो हार्ड एसिड रिलीज कर रही है। अगर सब म्यूकोसा की लेयर जो है अगर आपके इसोफेगस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करने लग जाए तो आपका खाना और आपकी इसोफेगस दोनों का बेड़ा गर्क होना तय है ना। लेकिन फंडस में क्या होगा, यानी कि जो आपका स्टमक है, मेन स्टमक है, यानी जो पेट है, उस पेट में इसमें ज्यादा अच्छे तरीके से हो पा रहा है। आप बनने म्यूट रहा कीजिए नवीनी जी, आप जुड़िए, अच्छा है, म्यूट रहिए, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इसको दो मेन ग्रुप में बांटते हैं। एक तो डायरेक्ट हो गया जो आपकी पाइपलाइन का सिस्टम है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, है ना। इस नाम को, कैनाल का मतलब आप समझते हैं ना, जैसे नहर होती है, नहर की जैसी संरचना जो होती है। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब जो ऊपर से लेके नीचे तक लगातार चलती चली जा रही है। मुख से होता हुआ इसोफेगस, फिर ये इसोफेगस पेट में स्टमक बना, मतलब पेट बनता है, फिर पेट के बाद से ड्यूडेनम बनता है, इलियम, सीकम, ज्यूजेनम होते हुए फिर यही जो है क्या कहते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन के रूप में निरूपित होकर बाद में कोलन में समाप्त हो गया, एक पाइपलाइन। फिर एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो है असल में ये डायरेक्ट सरकार में नहीं है, लेकिन सरकार को सहायता यही कर रहे हैं। मतलब ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में उस पाइपलाइन में इनका सीधा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। मतलब जो आप खा रहे हैं वो आराम से चलता चलता चला जा रहा है, लेकिन इनकी कुछ पाइपलाइंस भी हैं, जैसे लिवर है आपका, जैसे पैनक्रियाज है आपका, तो पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस का निकलना, लिवर से बहुत अन्य अन्य प्रकार के जूसेस का निकलना, जिसमें बाइल जूस बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जो जूस होते हैं ये क्या करते हैं, क्रिया के दर को बढ़ा या घटा देते हैं, यानी कि इसका काम क्या है, उत्प्रेरक का कार्य है इनका। उत्प्रेरकों की एक खास बात आप समझ लीजिए, उत्प्रेरक क्या करता है, किसी भी क्रिया की दर को कभी भी बढ़ा देगा और कभी भी घटा देगा, ये उत्प्रेरकों की खास बात होती है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के शक्ल को देख लीजिए आप कैसा है। जैसा मैंने आपको बताया ये मुख है, मुख के बाद से धीरे धीरे ये आपकी पूरी की पूरी इसोफेगस है। अभी हम लोग पूरे इसको जो है ब्रॉड में पढ़ेंगे क्या कि ये मुख में ये तीन ग्रंथियां कैसी हैं, पैरोटिड क्या है, सब मैंडिबुलर क्या है, मैंडिबुलर क्या है ना। एक बात बताइए मेरे को, कल हमने एक अध्ययन किया था मैंडिबल, है ना। मैंडिबल आप समझ रहे हैं, मैंडिबल का हमने कल अध्ययन किया था। मैंडिबल हड्डी कहाँ पाई जाती है, कौन बताएगा। दांतों के पास, फ्रंट में, दांतों के पास, फ्रंट में। एक्चुअली ये जो है इसको मैंडिबल बोलते हैं। तो मैंडिबल के पास में एक ग्रंथि है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैंडिबुलर बोलते हैं। मैंडिबल के ऊपरी हिस्से में कोने की तरफ में एक ग्रंथि है, उसका क्या नाम है, सब मैंडिबुलर है ना। तो ऐसे देखिए नामों से नाम जुड़ा हुआ है, जैसे मैंडिबुलर है ना, सब लिंगुअल जहाँ पे भाषाई है, यानी जीभ के जस्ट नीचे जो का जो हिस्सा है वहां पे सब लिंगुअल है। पैरोटिड ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर है, मैंडिबुलर, ये सब क्या है, स्लेवरी ग्लैंड्स है, यानी स्लाइवा निकलता है। जैसे अभी मैं आपके सामने मान लीजिए गोलगप्पे का नाम लूं, अभी आपके सामने मैं रसगुल्ले का नाम लूं, दो चार और पकवानों के नाम लूं, तो आपका कान सुना और सुन के सेंसेशन को मस्तिष्क को भेजा, मस्तिष्क ने इंस्टेंट मात्रा में ऑर्डर किया किसको, ग्रंथियों को। क्योंकि मस्तिष्क यानी कि बेसिकली पिट्यूटरी और सेरिब्रम, इन दोनों का हाइपोथैलेमस, इन तीनों का इनफैक्ट कार्य क्या है, आपके बाकी ग्रंथियों को कंट्रोल करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अभी सुना, बहुत झटके में कोई बोला कि बाबू शेर आया, तो शेर को सुनने के उपरांत सबसे पहला कार्य क्या होगा, आपके मस्तिष्क में, कानों के द्वारा मस्तिष्क में ये इल्यूजन जाएगा कि शेर कैसा होता है और शेर कितना खतरनाक होता है। जब अगर आप कभी शेर के बारे में सुने ही नहीं है, शेर को आप जानते ही नहीं है, तो शेर आए या चीता आए क्या फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि क्या कहते हैं, मैमेलियन आई है, तो आप मैमेलियंस के विषय में नहीं जानते या सरीसृपों के विषय में नहीं जानते हैं, तो सरीसृप, अब उसमें कौन सा सरीसृप है। अगर मान लीजिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो है मगरमच्छ की फैमिली जो होती है, या जो बिग लिजार्ड्स होती है, बिग लिजार्ड्स जो है वो उनकी फैमिली की कोई सरीसृप आई है, वो सिर्फ फूंक दे तो आपके शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो डेड सेल्स घोषित हो जाएंगी, ऐसी कंडीशन। लेकिन आपको पता नहीं है कि सरीसृप क्या होता है। मैं जोर से चिल्लाऊंगा भागो सरीसृप आया, तो आपका कान दिमाग को बताएगा, दिमाग जस्टिफाई करना शुरू करेगा कि आखिर ये सरीसृप क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूंगा कि क्या कहते हैं, बिकुची मेरे घर में बनी पड़ी है, अब आपको क्या पता कि बिकुची क्या है और कैसा खाना है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन अभी मैं बोलूंगा कि मेरे घर में पालक पनीर बनी पड़ी है, फिर देखिए आपके मुख में पानी आना शुरू हो जाएगा। यानी दिमाग जिन बातों को जानता है, जिन बातों की ट्रेनिंग है, उन्हीं बातों से मैंडिबुलर और यहाँ की जो ग्रंथियां हैं इनको आदेशित करता है कि अब ये आदमी आज क्या कहते हैं, पालक पनीर के बारे में सोच लिया है।
तो ये खाएगा खाएगा, और यदि ये खाएगा तो तुम लोग को रेडी रहना, क्योंकि ये बड़ा, इसके घर वाले तेल बहुत ज्यादा डालते हैं, तो तेल ज्यादा डालते हैं तो इसको पचाना भी है। अब इसको पचाना है तो तुम लोग को ज्यादा निकलना पड़ेगा, और ऐसी कंडीशन में आपके मुख में पूरा दुनिया भर का पानी जो है वो आना अभी शुरू हो गया होगा। ऐसा है क्या? No, sir. ऐसा ऐसा है। जैसे ही आप लोग सुनते हैं कि क्या कहते हैं कुछ अच्छा खाना, तो तुरंत अब कई लोगों को जिनको भूख लगी होगी वो तो अभी अभी शुरू हो गए कि लाओ आज चलो खाना खा ही लेते हैं। ठीक है, बहरहाल तो ये ग्रंथियों का इम्पैक्ट जो है, तो देखिए अब इसमें ये सिस्टम होता है कि एक बच्चे ने मेरे से पूछा था एक बार कि पिछले बार नेट वाले क्लास में कि सर क्या डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी ये मस्तिष्क का हिस्सा नहीं आता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, मस्तिष्क डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, ऐसे तो पूरी शरीर एक दूसरे पे इन्वॉल्वमेंट रखे हुए। फिर तो आप बोल दीजिए कि अस्थि संस्थान का भी बड़ा योगदान है डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो क्या कहते हैं हड्डियों का भी अपना योगदान है। हड्डी नहीं रहेगी तो जरा आपका हाथ उठाएगा कैसे? तो ये भी तो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा हो गया। ऐसा नहीं है, डायरेक्ट जो मैनर में कार्य करते हैं, डायरेक्ट मैनर में ये ग्रंथियां कार्य करती हैं, इसलिए हम इसे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा मानते हैं। बाद में बची बात फेरिंग्स की, जो उसको ढकेल देती है। फेरिंग्स का काम क्या है? ग्रसनी जिसको बोलते हैं। ग्रसनी का मतलब होता है ग्रास करना, ग्रास का मतलब होता है खा जाना, है ना? ग्रास का मतलब घास नहीं होता है, ग्रास का मतलब होता है खाना, हिंदी शब्द है। तो जो भी चीज आप खाते हैं उसको जो पीछे की तरफ ऐसे ढकेल देती है ना जीभ, जा भाई नीचे जा, ऐसा क्यों नहीं होता कि जीभ बाहर की तरफ ढकेल दे? अभी आपको मैं नीम का जूस पिला दूं तो आपकी जीभ बोलेगी अरे क्या बेच दिया भाई, भेज इसे बाहर, तुरंत वोमिट कर देंगे आप, अरे हटाओ इसे, ये बेकार है ना? तो ये सेंसेशन जो है ये कैसे आ रही है? अगेन इसमें आपका मस्तिष्क इन्वॉल्व है, और ये पूरी इन्वॉल्वमेंट आपके ग्लैंड्स के सिस्टम के द्वारा भी होती है। ये मैं ग्रंथियों पे इतना जोर क्यों दे रहा हूं? ग्रंथियों पे जोर देने के पीछे सिर्फ एक कारण ये है कि यदि आप डाइजेस्टिव सिस्टम पे कार्य कर रहे हैं तो आप एक बात समझ लीजिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम तभी अच्छा कार्य करता है जब आप मस्तिष्कीय रूप से बहुत योग्य हो। चलिए नेट का एग्जाम तो एक फिर भी फर्दर बात है, आप सामान्य योगा टीचर भी हैं, आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए। यदि किसी को बहुत ज्यादा अपच है, किसी का पाचन बहुत खराब रह रहा है, किसी की स्थिति मतलब पेट से संबंधित बहुत गैस बनती है, बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि दिमागी हालत भी उनकी कहीं ना कहीं प्रताड़ित है। क्यों? क्योंकि ग्रंथियां बहुत हद तक इन्वॉल्व होती हैं। यदि प्रॉपर तरीके से आपके पिट्यूटरी ने, आपके हाइपोथैलेमस फोसा ने, आपके क्या कहते हैं सेरिब्रम ने अगर ऑर्डर नहीं दिया और वो केमिकल कॉम्पोजिशन ठीक तरीके से नहीं पहुंचा आपके शरीर, आपके मुख में, आपके पेट में, तो फिर आपके यहाँ पाचन का काम बिगड़ जाएगा, और पाचन का काम बिगड़ते ही आप दोष देंगे किसको? डाइजेस्टिव सिस्टम को। और एज अ योगा टीचर आप ठीक करने में किसको लग जाएंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम को। लेकिन दिक्कत कहाँ है? कहीं और। तो ऐसे में टेंशन, डिप्रेशन, अवसाद, ऐसे वाले लोगों को भी बहुत हद तक हमें कंट्रोल करके रखना चाहिए, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम पे डायरेक्ट इंपैक्ट करता है। खासकर उन लोगों को जिनको तनाव ज्यादा है, वो लोग उनको क्या कहते हैं, पेट से संबंधित परेशानी होती है, और ये मेरा अनुभव है। हर करीब मान के चलिए 20, 25, 50 लोगों में आप ये चेक कर लीजिएगा, हर ऐसे व्यक्ति को गैस की प्रॉब्लम है ना, फ्रेश ना होने की प्रॉब्लम, ऐसी ऐसी दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। बात करते हैं आगे। इसोफेगस है हमारा, ये जो लंबवत आपको दिख रहा है, अभी इसको और ब्रॉड करके देखा जाएगा कि आखिर ये बनते कैसे, है ना? फिर ये लिवर पत्ती जैसी जो संरचना है, बीच में ये जो नीचे क्या कहते हैं जो घास जैसी संरचना है, इसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये आपका स्टमक है, और फिर ये कोलन होते हुए बाहर निकल जाता है। ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन कौन कौन से हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, नेट का एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब याद रखिए जो नहर की जैसी संरचना है, यानी जो मेन स्ट्रीम में आती है वो सारी चीजें एलिमेंट्री कैनाल के हिस्से में है। माउथ यानी कि मुंह हो गया, फेरिंग्स की माने ग्रसनी हो गई, इसोफेगस का मतलब आहार नाल हो गया, स्टमक का मतलब पेट हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब बड़ी आंत, और एनस का मतलब जो है वो है गुदाद्वार। ये प्रक्रिया ये एज अ होल एलिमेंट्री कैनाल के महत्वपूर्ण हिस्से के तौर पे जानी जाती है। अब आप मुख को देख लीजिए। मुख में जो है बेसिकली इसमें 3 तरीके की पैलेट पाई जाती है। पैलेट का मतलब होता है कि तालू का मतलब आप उंगली को मुख में टच करके देखिए, सबसे जब आप पीछे की तरफ टच करेंगे तो वहां आप अपने उंगली से टक टक करेंगे ना तो वो ऊपर की तरफ जा सकती है, लेकिन अगर आप जस्ट दांत के पीछे करेंगे तो आप बहुत हार्ड पैलेट महसूस करेंगे। तो ये तो होगी हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट क्या करती है, जो भी खाना है वो सॉफ्ट, अगर मान लीजिए हार्ड होगी तो बार बार आपके खाने को जो है आपको पेन महसूस होगी आपके गले में।
सॉफ्ट पैलेट बने रखने के का कारण सबसे बड़ा ये है कि सॉफ्ट पैलेट एडजस्टमेंट होती है। जैसे कई बार ऐसा होता है, बहुत जल्दबाजी में है, आपको जो है एक ही बार में बड़ा बड़ा जो है चावल जो है, चावल के साथ सब्जी मिला के और बड़े बड़े कवर को आप खाए जा रहे हैं, तो वो एडजस्टमेंट यूनिट है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में दोनों हाथ लगाए और एक ही बार में खा गए, वो ऐसा भी नहीं करने देगा, वो आपको कंट्रोल करके रखेगा। और ये इसकी खासियत है हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट की। ठीक है, बाद में ये लेबियास जो होती हैं, जो जिसको ओट बताता है, ओट के जस्ट पास का हिस्सा अंदर की तरफ से देखेंगे आप, तो ये उवला समझते हैं आप। उवला का ये बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जो ऊपर लटक रहा है ना आपके गले में, इसके पास वाले हिस्से को उवला बोला जाता है। और ये भी हमारे जो शरीर के अंदर जा रहा है उसके तापमान को, उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को, इन सबको नियंत्रित करने में कार्य आता है। इसका कार्य ऐसा नहीं कि ये कंट्रोल कर लेता है, लेकिन ये जरूर इसका कार्य है कि ये क्या कहता है, बाकियों को सूचित कर ही देता है कि ऐसा है कि लिम्फ नोड्स आप लोग को एक्टिवेट रहना चाहिए, कुछ तो बेकार जा रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि ये वोमिट करके बाहर निकाल देने में कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उवला जो है वो डायरेक्टली एसोसिएट कर जाता है। उवला के ऊपर बहुत लंबी रिसर्च स्टडीज है, आपको इतना नहीं पढ़ना है, लेकिन ये आप जाने कि उवला का कार्य क्या क्या होता है। ठीक है, ये क्या, अच्छा इसी में देखो लिख लिख के भेज रही है सब, ईटिंग पकोड़ा है ना, लैरिंग्स प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। अभी करूंगा लैरिंग्स को, रुको ना भाई, है ना, पकोड़ा ठीक है, चैट बॉक्स में संदेश भेज दें तो थोड़ा सा मेरा ध्यान उधर चला जाता है। बहरहाल अब बात करते हैं क्या कहते हैं माउथ की एनाटॉमी को। आप देखिए माउथ एनाटॉमिकल अगर आप देखेंगे तो आपकी तीन बेसिकली इसमें कैविटीज बटी हुई है। कैविटीज का मतलब होता है हिस्सा, है ना, मतलब ऐसा हिस्सा जहां पे कुछ सर्टेन सेट ऑफ ऑर्गन्स है और जो मिलके, मतलब एक तो एक स्पेशियस स्थान है और वहां से कुछ कुछ अंग मिले हुए और मिलके एक तरीके के कार्य को कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये कमरा है, ये इसी के चारों तरफ में दीवारें हैं, तो चार दीवारें मिलके एक काम कर रही हैं, क्या, मेरे को स्पेस प्रदान कर रही हैं। बीच में खाली स्थान है, तो वैसे तो देखा जाए तो किसी का कोई कार्य नहीं है, यहाँ पे कमरा खाली है, लेकिन अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो ये एक क्या है, ये रूम कैविटी के तौर पे इसे कहा जा सकता है, यानी स्पेशियस स्थान है। ओरल कैविटी होती है, इसमें टंग होती है, दांत भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। टंग जो है देखिए किस तरीके से निकाली जा रही है, एक योग की प्रक्रिया होती है जिसमें जीभ को काट के और पीछे ब्रह्मरंध्र की तरफ भेज दिया जाता है। कौन बताएगा उसका क्या नाम है? मुद्रा। बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल, ऐसे ऐसे याद रखा कीजिए, ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातों को ना जब एसोसिएट होती है तो बेसिकली उसमें क्या करते हैं, जीभ को जो है उस जो कुश होता है, कुश के उपयोग से काटते 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 धीरे 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 जीभ को क्या कहते हैं, उस ब्रह्मरंध्र के द्वारा निकलने वाले उस असीम रस के पास तक लेके जाते हैं, जो हमारे लिए आनंद और समाधि के कारक में बड़ा हितकर माना जाता है। तो खेचरी मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। आप बता सकते हैं इतिहास में सबसे जबरदस्त खेचरी मुद्रा का अभ्यासी कौन था? किसकी खेचरी मुद्रा बहुत अच्छे तरीके से लगती थी? Anyone? बोलो। नो चलो रिसर्च करना फिर कि किसकी कौन था जो 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 खेचरी मुद्रा में एक्सपर्ट माना जाता था। और खेचरी मुद्रा के अलावा उसकी बाकी की जो जितनी सिद्धियां होती है, सिद्धियां कितनी होती है योगी? हरिमा गरिमा लघिमा महिमा, ये जो सिद्धियां, अष्ट सिद्धि, अष्ट सिद्धियां, कौन 10 बोल रहा था अभी, है ना तो ये जो सिद्धियां होती हैं, सर हनुमान जी, हनुमान ले, अब हनुमान जी को पहुंच जाओ अरे अभी इतिहास में मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं नहीं अष्ट सिद्धि तो हनुमान जी को मानते हैं ना। हाँ मानते तो हैं हेलो, हाँ हनुमान जी अष्ट सिद्धि माने जाते हैं। अरे भैया मैं ये हेलो, कौन है जी? हेलो हेलो सर खेचरी मुद्रा को पूछ रहे हैं। सर मैं ये कह रही हूँ शायद धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का नाम है इसमें। नो नो किसमें जी? खेचरी मुद्रा में? ये खेचरी मुद्रा जो आप बोल रहे हैं, मुझे लगा शायद मैंने ऐसे पढ़ा है उनका। देखिए मैं ना रिकॉर्डिंग मूड पे हूँ, आप मेरे को गलत दिशा में मत छेड़िए, है ना, जो वो जो है ना अपना क्या पता, छोड़े जाने दीजिए। अभी अभी जब हम लोग वार्ता ये कोर्स कंप्लीट करते हैं तो इस विषय पे बात करेंगे, बड़ा जबरदस्त मुद्दा है। इतिहास का मतलब ये है कि जो हम लोग जिन मुद्दे को हम लोगों ने
पिछले दिनों मतलब जो अभी रिसेंट में जो योगी हुए हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, एक हमारे यहाँ देवरिया डिस्ट्रिक्ट होती है उत्तर प्रदेश में, वहाँ के एक बड़े अच्छे सिद्ध योगी रहे हैं। उसके अलावा विवेकानंद के गुरु जी रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोग रहे हैं जिन लोगों के पास में कुछ मुद्राओं का, कुछ सिद्धियों का बड़ा जबरदस्त रहा है। उसमें से अणिमा, गरिमा, लघिमा और महिमा, ये 4 सिद्धियां तो बिल्कुल देखी गई सिद्धियां हैं, जिसको लेखकों ने लिखा है वो देवराहा बाबा के तौर पे जाने जाते हैं। उनके पास में ये 4 सिद्धियां थी, उन्होंने 4। तो इस तरीके के बहुत सारे परमहंस योगानंद, अच्छा परमहंस योगानंद तो खैर, चलिए बहरहाल इस मुद्दे पे नहीं जाते हैं, किसके पास क्या था, है ना। तो आइए फिर चलते हैं। ये बेसिकली आपके माउथ की एनाटॉमी में आपको इतना जानना है कि आपके ऊपर ये क्या है, ये है हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, उवुलास, ओरल कैविटी, और क्या कहते हैं, टंग का हिस्सा है। ठीक है, इसमें होती है एक हड्डी जिसको बोलते हैं हम हॉयड बोन। ठीक, बस इतनी सी चीजें हैं आपके मुख में, और यही आपके मुख के प्रोसेसिंग के लिए यूटिलाइज होती हैं। इसी उल्लास को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉन्सिल्स के भी तौर पे जानते हैं, जो आपके मुख में लटक रहा है। बेसिकली ये प्रश्न आया हुआ है कि जो टॉन्सिल होता है निम्न में से किसका हिस्सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, क्या कहते हैं ब्लड संस्थान का हिस्सा है, क्या कहते हैं लिम्फेटिक संस्थान का हिस्सा है, या निम्न में से किसी का भी हिस्सा नहीं है। अब बताइए इसका उत्तर क्या होना चाहिए। डाइजेस्टिव। और डाइजेस्टिव नहीं, डाइजेस्टिव का हिस्सा है ही नहीं। वो डाइजेस्टिव में कार्य मतलब सपोर्ट के तौर पे कार्य करता है, लेकिन डायरेक्ट डाइजेस्टिव का हिस्सा नहीं है। वो एक लिम्फ नोड है। शरीर में हमारे कुछ जगह पे लिम्फ नोड्स होती हैं, ठीक है, तो उसमें से टॉन्सिल जो होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा माना जाता है डाइजेस्टिव का। इसमें डाइजेस्टिव में इसका क्या क्या योगदान है, कोई योगदान नहीं, चुपचाप से खाना जा रहा है, उसको चेक कर रहा है बस। और चेक करने के लिए ऑर्डर किसने दिया, लिम्फेटिक सिस्टम ने। तो वो बेसिकली रॉ का आदमी है, आईबी वालों का, इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों का। और इंटेलिजेंस ब्यूरो कौन है, आपकी मतलब लिम्फेटिक सिस्टम, जिसके लिए वो कार्य कर रहा है। तो डाइजेस्टिव में इसका कोई विशेष योगदान है नहीं, है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा माना नहीं जाता है। कुछ लोग मानते हैं तो मानते हैं, उनका क्या किया सकता है। मुख में क्या होता है, मस्टिफिकेशन, यानी कि जो आप खाना खाते हैं उसको चबाया जाता है। खाने को चबा लेने के तुरंत बाद जैसे वो मुंह में जाता है उसका नाम बदल जाता है। जो खाना आप खा रहे हैं ना, वो मुंह में गया तो उसका नाम क्या हो गया, उसको आप चबा रहे हैं तो वो चबा है। बोलस 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 आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपस में हमारा बोलस नीचे जाके। आवाज नहीं आ रही है, क्या कह रहे हैं। हाँ, बोलस। बोलस के बाद जैसे ये इसोफेगस की तरफ पहुंचा, फिर उसको क्या बोलते हैं, काइम। क्या बोलते हैं, काइम। जैसे ही ये इसोफेगस की तरफ पहुंचा, अब ये प्रश्न आएगा, ठीक है। बेसिकली मास्टिफिकेशन है, फूड को चबाया जाता है। इस चबाने के दौरान क्या किया जाता है, आपके मुख में जो स्लाइवा है, जो लार है, वो उसमें मिलता है, और मिलने के साथ में पाचन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है कि पाचन सबसे पहले कहाँ शुरू होता है, इसोफेगस में, मुंह में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, या आंतों में, छोटी आंत में। तो इसका उत्तर हमेशा मुंह में ही, मुंह में शुरू होता है। और मुंह में सबसे पहले कौन पचना शुरू होता है, किसका पाचन शुरू होता है, ये प्रश्न थोड़ा सा अगर घुमा दिया जाए तो। शुगर का नहीं, शुगर सीधे पचाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। हाँ, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स जो है सबसे पहले उसकी ब्रेकिंग शुरू होती है। सबसे पहले कार्ब्स को तोड़ना शुरू कर दिया जाता है स्टार्च को, क्योंकि ये बड़ा लंबा समय लेता है तो मतलब पचने में। शुगर वगैरह तो अभी नीचे जाके उसको तुरंत ही किसी के साथ पकड़ा के, लिपिड्स वगैरह के साथ पकड़ा के भेज देंगे, लिवर तुरंत उसको ग्लूकोज में ग्लूकागॉन चेंज करेगा और अपने पास सेव कर लेगा। तो शुगर में बहुत ज्यादा दिक्कत है नहीं। दिक्कत किस में होती है, कार्ब्स में, स्टार्च में। जो मंड होता है, स्टार्च मतलब मंड, तो मंड जो है, मंड का मतलब क्या, जैसे जो चावल बना रहे हैं तो चावल का जो बिल्कुल जब चावल पक जाता है तो जो ऊपर बचता है पानी, उसको स्टार्च बोला जाता है। वो एकदम बिल्कुल प्योर उदाहरण है स्टार्च का। तो वो उसका पाचन मुख में ही शुरू हो जाता है, और वो हमारे शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। और इसके बाद फेरिंग्स की बात हम कर रहे हैं कि फेरिंग्स का क्या काम है। बेसिकली फेरिंग्स को हम लोग 3 हिस्सों में बांट देते हैं। एक नाक की फेरिंग्स जिसको नेजोफेरिंग्स बोलते हैं, मुख की फेरिंग्स जिसको ओरोफेरिंग्स बोलते हैं, और उसके बाद फिर जहां पे लैरिंग्स है उसको बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। तो ये क्या है, आपके इसोफेगस का एक्सटेंशन वर्जन है, ठीक है। जो आपके इसोफेगस में एक्सटेंशन वर्जन आता है उसको बोलते हैं। इनफैक्ट फेरिंग्स में जो नेजोफेरिंग्स है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ओरोफेरिंग्स जो है ये जब हम खाना खाते हैं वो नीचे की तरफ जा रहा होता है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के तहत आ जाता है। और बाकी क्या कहते हैं, लैरिंगोफेरिंग्स भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
फेरिंग्स का कार्य क्या क्या है? सबसे पहला कार्य ये है कि ये पासिंग रोड है। जब भी कोई खाना हम खाते हैं तो उसको इसोफेगस की तरफ मोड़ देता है। अगर फेरिंग्स को हम निकाल दें तो क्या होगा? आप जब भी खाना खाएंगे तो वो बार बार आपके विंड पाइप की तरफ मुड़ जाया करेगा, और विंड पाइप की तरफ मुड़ा तो मृत्यु तय है। एक बात जान लीजिए कि अगर खाने का एक दाना भी चला जाता है तो तुरंत आपको खांसी छींक आना शुरू हो जाती है, और वो दाना भी बाहर निकल जाएगा। इसीलिए बोला जाता है खाना खाने के दौरान बोला मत कीजिए। लेकिन जब अगर आप बोल रहे हैं तो वो बोलते के साथ ही, क्योंकि फेरिंग्स जो है वो बार बार मूव कर रहा है, और एपिग्लॉटिस से वो जो दाना है आपके भोज्य पदार्थ का वो उधर चला जाएगा, और फिर आपको खांसी आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन यदि वो उसके बाद भी अंदर प्रवेश कर गया तो फिर तो लगभग मृत्यु तय मानी जाती है, क्योंकि उसका कोई उपाय है नहीं। ठीक है। फूड इज प्रोपेल्ड टू द एसोफेगस बाय टू मस्कुलर लेयर, लॉन्गिट्यूडनल इनर लेयर और सर्कुलर आउटर लेयर, जिसका कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ इतना जानना है, फेरिंग्स क्या करता है? खाने को नीचे की तरफ ढकेल देता है। दैट्स ऑल। इसोफेगस इसके बाद शुरू हो जाता है। ठीक है। इसोफेगस का भी कार्य क्या है? इसोफेगस का कार्य जो है वो आपके खाने को नीचे की तरफ ढकेलते चलते चले जाना। और यहाँ पे जो खाना चल रहा है इसको बोलते हैं काइम, बोगस, काइम। देखिए खाने का कई जगह नाम अलग अलग है, बोलस भी बोलते हैं, कई बार उसको बोगस बोलते हैं। तो बोगस, काइम, इन सब का एक अलग अलग जो है वर्जन हमें देखने को मिलता है। तो खाना बेसिकली जैसे ही फेरिंग्स को पार करता है तो इसका नाम बदल जाता है, और ऐसे खाने को हम बोलते हैं काइम। ये नीचे की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि आपके इसोफेगस में गति होती है जिसको हम बोलते हैं पैरास्टालसिस मूवमेंट। ये शब्द याद रखिएगा, पैरास्टालसिस मूवमेंट ही आपके पेट में खाने को धीरे 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 फर्दर आगे बढ़ाता चलता चला जाता है। ये इसोफेगस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसोफेगस में कितनी लेयर्स होती है? तो बेसिकली 5 महत्वपूर्ण लेयर मानी जाती है। अगर 5 के अलावा मेजर उसके अलावा भी देखा जाए तो 7 लेयर्स होती हैं इसोफेगस के अंदर। हालांकि ये प्रश्न नहीं देखा गया है आज तक कि कितनी लेयर्स होती हैं, लेकिन ये जरूर देखा गया है कि खाने को क्या बोलते हैं, और खाना नीचे की तरफ जाता है तो ऐसी किस गति के कारण से खाना नीचे की तरफ चलता चलता चला जाता है। ये है पेरिस्टालसिस। ये मूवमेंट आपके सामने दिख रहा है। ठीक है। इसके बाद इसोफेगस के अलावा एलिमेंट्री कैनाल के कुछ, देखिए ये जो लेयर्स है ना उसके इसोफेगस के, म्यूकोसा, मैंने आपको बताया ना, सब म्यूकोसा की जो लेयर होती है, इनर मोस्ट मॉइस्ट मेम्ब्रेन जो मॉइस्चराइज बना के रखती है, सरफेस एपिथेलियम जो अंदर से, मान लीजिए कि जैसे आप शराब पी रहे हैं, मान लीजिए कि आप जहर खा रहे हैं, तो या फिर आपने कुछ और पी लिया, तो वो एपिथेलियम की जो लेयर है वो अपने आप को सेव रखेगी। वो बोलेगी कि तुम्हारा कार्य है पेट के पास जाना, पेट के पास जाने के बाद तुम्हें जो भी करना है यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, अभी इसोफेगस को प्रताड़ित मत करो। ये इसका कार्य है जो एपिथेलियम की लेयर होती है। एपिथेलियम कहाँ हम लोग पढ़े हैं, किसको याद है? एपिथेलियम हमने अध्ययन किया है कि नहीं किया है? टिश्यू में। टिश्यू में। टिश्यूज के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। कौन कौन से? 4। टिश्यू के अध्ययन को क्या बोला जाता है? हिस्टोलॉजी। Connective tissue, epithelial, muscular tissue, connective tissue, tissue, और नर्वस टिश्यू। nervous tissue. epithelium also. ठीक है टिश्यू। अच्छा, इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? टिश्यू विज्ञान की हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी की सर जेवियर बाइचेकर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जेवियर बाइचेकर। ठीक है। और क्या सन था सन में खोज की गई थी? 16 बोलो जी। ये सब याद रखिए कि किसने खोज की, कब खोज की, कहाँ खोज की, है ना। टॉपिक्स बना के और एक नोट्स बनाते रहिए। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर नोट्स नहीं बना रहे तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ये जो स्लाइड शेयर कर रहा हूँ मैं, ये आपके स्लाइड पे दिखेगी, इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लिया करो। स्क्रीनशॉट लेके रखा करो, कम से कम टॉपिक बनाया करो, कुछ लिखो। आप नहीं लिखोगे तो आगे देखो, एक बात मैं बताऊं, योगा ट्रेनर बन के जीवन काटना बड़ा जो है इस समय कठिन है, लेकिन अगर प्रोफेसर बन जाओगे तो कम से कम सम्मानित तौर से जीवन जी सकोगे आप। तो नेट का पास होना आपके लिए बिल्कुल उतना ही आवश्यक है जितना आवश्यक क्या कहते हैं आपके लिए जीवन जीना है। जब टारगेट आप इतना बराबर मान के चलते हैं तो आप कहीं हिट कर पाते हैं। अपने कंफर्ट जोन में सफलता कभी जीवन में प्राप्त नहीं होगी जब तक आप अपने कंफर्ट जोन का त्याग नहीं करेंगे। सफलता आप तक आ ही नहीं सकती है। और सफलता की खास बात है, जैसे ही आप सफलता के पास पहुंचने वाले होंगे वो आपको डाइवर्ट करने का भरपूर कोशिश करेगी। ये इतिहास हमारे कहानियों में देखा जाता है। जैसे ही कोई दधीचि हेलो सर, साधना, नमस्ते।
मोहन जी नमस्ते बेटा। जैसे ही कोई क्या कहते हैं साधना शुरू कर रहे हैं कोई भी ऋषि, तुरंत मेनका जो है वो पहुंच जाती है उनकी साधना को भंग करने के लिए। क्या जा रहा है उनका, वो साधना कर लेंगे तो उनको कुछ अच्छा ही तो मिलेगा, वो समाज का कल्याण ही तो करेंगे। ऋषि हैं, राक्षस थोड़ी है कि जो किसी समाज का बेकार करेंगे। लेकिन नहीं, सफलता और क्या कहते हैं ऊंचाई की खास बात ये होती है कि उसको बना के रखना और उस तक पहुंचना, ये दोनों बातें बहुत अलग हैं और दोनों कंडीशन में आपको झुक के जाना पड़ता है। और दोनों कंडीशन के लिए आपको हमेशा बिल्कुल ध्यान बनाए रखना, फोकस बनाए रखना है कि आपको करना क्या है। तो ऐसे कंडीशन में नेट वालों को ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। बहरहाल म्यूकोसा की मैं बात कर रहा था, लेयर्स जो है वो सरफेस एपिथेलियम जो आपके इसोफेगस को सेफ रखता है। फिर जो है यहाँ पे एक एक जो है लैमिना जो लेयर होती है, लैमिना प्रोपिरा का मतलब ये देखिए स्पेनिश वर्ड है बेसिकली। लैमिना माने अपर जो लेयर होती है, प्रोपिरा यानी जो प्रॉपर लैमिनाज होती हैं जो आपके इसोफेगस को लंबवत बनाती हैं। इसी में इसके बाद जो है एक सर्कुलर भी होता है ना, ये जो स्मूथ मसल्स की जो लेयर होती है सर्कुलर लेयर्स के तौर पर भी जानी जाती है। तो दो प्रकार के ऊतक इसमें इन्वॉल्व है, दो प्रकार की म्यूकस लेयर इसमें इन्वॉल्व है। तो एपिथेलियम जो है वो यानी इसोफेगस आपका जो है वो प्रॉपर तरीके से वेल सेटल्ड है। ठीक है, इसके बाद मस्कुलरिसिस एक्सटर्ना सेरोसा, ये सब वही लेयर्स हैं आपकी जो कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल। कई कई जगह पे वो इसोफेगस पे, कई कई जगह वो स्टमक में और कई कई जगह वो इंटेस्टाइन्स में भी है। अभी देखने को ये देखिए चित्र है आपके सामने, आप देखिए इसको। ठीक है, ये बेसिकली एक पाइपलाइन को हमने काट लिया है। मान लीजिए एक तार है तो तार को हमने छील लिया। ठीक है, छिले हुए तार को जब हम देखते हैं तो उसके अंदर की ये सारी संरचनाएं जो है वो हमें देखने को मिलती है। म्यूकोसा की लेयर है, सब म्यूकोसा की लेयर है, मस्कुलरिसिस एक्सटर्ना यानी एक्सटर्नल जो मस्कुलर मसल्स है उनकी जो लेयर है, सर्वोसास की लेयर है जो ऊपर बनाए हुए हैं, जो आपके एक होते हैं ना कि जिसको जैसे सब कुछ बना दिया और अच्छे से उसको शेप दे रहा है, कलगी कर रहे हैं, तो वो सिरोसास की लेयर होती है। फिर इसमें डक्ट ग्लैंड्स की जो लेयर है, जैसे ये आप मान लीजिए कि कुछ खाते हैं तो उसमें नीचे की तरफ वो आराम से धीरे धीरे चलता चला जाए, उसके लिए जैसे आप कुछ खाते हैं तो गले में अटकता है तो उसके लिए आप पानी पी लेते हैं, लेकिन गले के नीचे अगर जाके कभी अटक जाए तो उसमें क्या करेंगे आप, तो वो आपको फील ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके यहाँ पे सिस्टम खुद ही बना हुआ है कि वो अपने लिए कुछ नेचुरल पदार्थ या नेचुरल लिक्विड्स जो है उसको प्रोसीड करते रहता है और वो उस भोज्य पदार्थ को स्टमक की तरफ लेके चलती चली जाती है। ठीक है, कुछ नसें हैं, हर जगह नसें होती हैं, जैसा ये नसें यहाँ पे शुद्ध और अशुद्ध रक्त का। तो ये आपका टोटल एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल इसोफेगस के बाद स्टमक को। स्टमक जो है वो बेसिकली आपके एब्डोमिनल कैविटी में यानी पेट में जो है वो लेफ्ट हिस्से की तरफ ज्यादा होता है, क्योंकि राइट हिस्से में लिवर जो है वो बहुत बड़ा एरिया यूटिलाइज किए हुए है। तो अधिकतर जो आपका स्टमक का हिस्सा होता है वो लेफ्ट की तरफ प्रोसेस मतलब झुका हुआ हल्का सा होता है, प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि इधर राइट में लिवर पाया जाता है। और ये गलती जिंदगी में मत करना कि क्या कहते हैं लिवर भी ना पता हो कि किधर है। पैनक्रियाज और लिवर में गलती लोग कर देते हैं। पैनक्रियाज को बोलेंगे कि क्या कहते हैं वो राइट में है, पैनक्रियाज लेफ्ट है, ये बात याद रखना। लिवर जो है वो राइट में है ना, और हार्ट जो है वो भी लेफ्ट में है। तो ये सब कुछ बातें याद रखिए, उल्टा सीधा मत याद, ये उल्टा सीधा छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं लोगों से। ठीक है, फूड इंटेक होगा कार्डियोइसोफेगस स्ट्रक्चर, ये शब्द याद रखिएगा। ये जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, इंस्पेक्टर्स का मतलब हो गया जहां से बिल्कुल जो प्रोसेस्ड छिद्र होता है, कर रही है उसका क्यों निकाल के इधर कर रही है? जो क्यों रितु जी क्यों अनम्यूट कर दे रही है? हाँ, जो भी आप क्या कहते हैं, जैसे क्या होता है आपने कभी जीवन में जलेबी देखी है? जलेबी जो बनाने के लिए जोर से दबाते हैं और फिर वो निकलता है ना, जैसे वो उस छोटे से अदृश्य छिद्र को जो बोलाता है वो इसको इंस्पेक्टर्स बोलते हैं। तो इंस्पेक्टर्स जो हमारे बेसिकली पूरे कैनाल में हमें एक और दो जगह देखने को मिलेगा इस कैनाल में। तीसरी जो लेयर होती है, मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन का जो ट्रांजिशन हो रहा है, बेसिकली वहां इंस्पेक्टर काम नहीं करता है। लेकिन आपके पेट में इसोफेगस जहां से पेट में भेज रही है भोज्य पदार्थ को, उसमें, और जब आपका स्टमक भेजेगा ड्यूडेनम की तरफ, उन दो जगहों पे इंस्पेक्टर शब्द आता है। ठीक है, स्टमक में बेसिकली हमें चार चीजें देखने को मिलती है। कार्डियक रीजन यानी कि जो जिसके कारण से आपका पेट जो है पैरास्टोलिसिस मूवमेंट, इस तरीके का मूवमेंट प्राप्त कर पा रहा है, खाने को आगे पीछे बढ़ा पा रहा है, वो कार्डियक रीजन माना जाता है। ठीक है, और कई बार इसको भी
बोला जाता है कि जो जो थोड़ा सा मतलब जो प्रोसेस जो है हार्ट की तरह जो पंप आउट कर रहा है ना, उसको भी बोलते हैं नियर नियर हार्ट के जैसा जो है। फिर फंडस का जो हिस्सा होता है जहाँ पे आपका एसिड आके रुका पड़ा है, बॉडी जो है यही मेन हिस्सा होता है। खाते जाते हो नाक तक, जो तो नाक तक खाने का मतलब ये नहीं कि यहाँ तक पूरे एलिमेंट्री कैनाल में इसोफेगस को भर लिया आपने, ऐसा नहीं, ऐसा कर ही नहीं सकते आप, ठीक है, क्योंकि इंस्पेक्टर के बाद खाना नहीं आता। ये जो भरते हो आप, ये बॉडी में भरते हो। बॉडी का मतलब पेट की जो बॉडी होती है, ये एक हिस्सा होता है। फिर बाद में लास्ट में आता है पाइलोरस, जहां से भोज्य पदार्थ से, जो कि पेट से, जो कि पाइलोरिक एसिड्स और जितने भी एसिड्स होते हैं आपके पेट में जो भोज्य पदार्थ को पचाने के लिए निकलते हैं, उनको माना जाता है। बेसिकली 4 हिस्सा आपके स्टमक का है, इसको क्लियर आप याद रखिए। अभी मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, आप देखेंगे, ठीक है। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये रहा, इस फोटो को आप देखिए। बेसिकली ये जो है ये आपके स्टमक का हिस्सा है। फंडस का मतलब जैसा मैंने आपको बताया, जो लगभग आपके हार्ट के जैसा है, और मतलब आपके हृदय के पास के एरिया में है, और जो एक प्रेशर जनरेट करने में हेल्पफुल होता है, मांसपेशीय संस्थान का हिस्सा माना जाता है। इसोफेगस आई, यहाँ पे होता है एक क्या कहते हैं, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या करता है, भोज्य पदार्थ को अंदर की तरफ ढकेल देता है। कुछ ये लेयर होती है, इन्हीं लेयर्स को हम लोग बॉडी बोलते हैं, ठीक। और ये क्या है, ये जो इधर इंटेस्टाइन जैसा आड़ा तिरछा सा है, इसको बोलते हैं रियूज, और इसको कई नामों से जानता है। कुछ लोग रियूज बोलते हैं, कुछ लोग रोग बोलते हैं, है ना। तो अलग अलग देशों में इसका अलग अलग उच्चारण है, लेकिन रोग बोला जाता है या रोग बोला जाता है, रोग ऑफ म्यूकोसा बोलते हैं इसको। तो ये म्यूकोसा का मतलब क्या है, एक लेयर है जो कुछ म्यूकस रिलीज कर रही है। म्यूकस का मतलब कि अंदर, अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, आप देखिएगा, वो कुछ क्या करता है, वो पंप आउट करता है ना। जब वो गैस बना रहा है और बहुत तेजी से एक रफ्तार के साथ में जब वो क्या कहते हैं, एसिड्स को रिलीज करता है, उन एसिड्स के द्वारा इस भोज्य पदार्थ को तोड़ा जाता है। और भोज्य पदार्थों के ब्रेकडाउन में इन एसिड्स का बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एसिड कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर आपके पेट में ना हो तो आपके पेट में भोज्य पदार्थों का पचन लगभग जो है वो मुश्किल, आप मान लीजिए। ये बड़ा जो है वो क्लिष्ट कार्य है, ठीक है। और आप लोगों से एक और अनुरोध है कि जो भी कीजिए म्यूट करके कीजिए आप लोग, है ना, बार बार मेरे को स्लाइड बंद करनी पड़ रही, ठीक। स्टमक का फंक्शन क्या है, जो भी आपका खाना आता है वो उधर आके रुक रहा है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने की भी प्रोसेसिंग होती है, और केमिकल ब्रेकडाउन यहीं से शुरू होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण केमिकल ब्रेकडाउनिंग किसकी शुरू होती है, प्रोटीन्स की, क्योंकि प्रोटीन्स को थोड़ा समय लगता है, कार्ब्स को भी समय लगता है, लेकिन कार्ब्स तो इधर से मुख से ही स्टार्च के साथ में टूटना शुरू हो जाता है, लेकिन प्रोटीन की जो फंक्शनिंग होती है वो एसिड्स के साथ में टूटना शुरू होती है। और स्टमक का एक और कार्य है कि जो भी यहाँ लिखा नहीं है शायद, जो भी आप खाते हैं उसको, उसमें बैक्टीरियाज को, जो बैक्टीरियाज भी कई बार चले जाते हैं, तो उन बैक्टीरियाज को एसिड्स के द्वारा मारा जाना, और जो है ट्राइग्लिसराइड्स और इत्यादि बहुत सारी चीजें होती हैं, उनकी सहायता से आपके भोज्य पदार्थ को आगे की तरफ बढ़ाने योग्य बनाना, ये स्टमक के कुछ महत्वपूर्ण कार्य के तौर पे जाने जाते हैं, ठीक है। क्या क्या लेयर होती है म्यूकोसा में, जो पेट है उसमें कौन किस किस प्रकार की लेयर्स होती है, तो वो आप देख लीजिए। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, दूसरी वाली जो है ये, इसका कार्य क्या है, गैस्ट्रिक जूस का कार्य होता है कि जो भी आप खाते हैं उसमें उसको पचाने के लिए जिस प्रकार के केमिकल कॉम्पोजिशन की, केमिकल जो स्ट्रक्चर है, जो जल जैसी संरचना है, पानी जैसी, वाटर जैसी, ऐसी संरचना को जन्म देने का कार्य जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का होता है। ये गैस्ट्रिक, अच्छा ये प्रश्न आता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाती कहाँ से है, कहाँ से इनके पास में आता है, ये क्या कहते हैं पूरा का पूरा मतलब इस तरीके का केमिकल कॉम्पोजिशन कहाँ से आता है। तो ये भी जो जैसा आप पदार्थ खाएंगे उन्हीं प्रकार के पदार्थों से आपके अंदर इस प्रकार के ग्लैंड्स का निर्माण होता है। परंतु जब आप इन पदार्थों का सेवन करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो जीवन भर मांस खा रहा है, वो किसी भी दिन शाकाहार नहीं कर रहा है, तो उसके गैस्ट्रिक जूसेस का जो निर्माण होगा, विनिमयन होगा, वो हार्ड चीजों को पचाने के लिए होगा। यदि आप उसको किसी दिन गलती से आयुर्वेद का कोई खाद्य पदार्थ दे दिए तो फिर उसको सूट करेगा नहीं करेगा, वो बीमार और उल्टा पड़ जाएगा। ऐसी कंडीशन में हमें ये बात बहुत अच्छे से समझना चाहिए, खास करके जब हम क्लाइंट्स को डील कर रहे हो, उसके लंबे समय के खान पान और
आचरण को आपको जस्टिफाई करना होगा कि इसका पेट असल में बना कैसा पड़ा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग ये जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं कि उसको उस व्यक्ति का पेट कैसा है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो शुद्ध शाकाहारी है और हम उसे क्या कर रहे हैं, दिन भर मछली का तेल दिए जा रहे हैं, है ना, दवाओं के माध्यम से। अब वो मछली का तेल, उसका पेट जो है वो खासकर ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है, जो जिनको बनाना है, गैस्ट्रिक जूसेस बनाना है, उनका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसकी सांद्रता कितनी है ना, तो इन सारी चीजों पे इम्पैक्ट पड़ जाता है। ऐसी कंडीशन में जब भी हम किसी पेशेंट को डील करने जाते हैं तो हमें एक डाइजेस्टिव हिस्ट्री भी चेक करना पड़ता है कि ये क्या खाता रहा है अगला व्यक्ति और कब कब खाता रहा है। कई बार ऐसा होता है जैसे अमेरिका वगैरह जो देश है ना, या वियतनाम को ले लीजिए, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, मांस को काट लेते हैं। जैसे भैंसे का मांस है, तो मैंने एक बार देखा है इन लोगों को खाते हुए। भैंसे को क्या करते हैं, उसको काट के और उसके मांस को रख देते हैं और उसको सिर्फ और सिर्फ स्टीम में मतलब पानी नहीं डालते, उसको स्टीम में पकाते हैं और तब तक पकाते हैं जब तक वो पपड़ी ना बन जाए उसकी, और फिर उस पपड़ी को खाते हैं। तो ये इनके यहाँ का कल्चर है। ऐसे ही अमेरिका में देख लीजिए, वहां पे प्रोसेस्ड फूड होता है, एक बार बना के उसमें केमिकल डाल के रख दिया, उसको महीनों तक खाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है, इससे एक डाइजेस्टिव कल्चर बनता है। अगर मैं यहाँ के लोगों को आयुर्वेद की रेमेडीज देना शुरू कर दूं, एक दिन मैंने एक को हल्दी पिला दिया, उसको दस्त लग गया, है ना, मैंने फिर उसके खान पीन का पूरा लंबा ब्यौरा निकाला, तो पता चला कि ये आधे जितने साल का है ये व्यक्ति, मतलब 25-30 साल का लड़का है, तो 30 साल के उम्र में इसने करीब 20 साल जो है वो मीट खाया होगा कम से कम। मतलब प्रतिदिन अगर ये ना खाए तो इसका जीवन ही ना चले, इस तरीके का इसका उपक्रम है। और मछली नहीं खाता रहा है, ऐसी कंडीशन में हल्दी उसको सूट नहीं किया और उसका फिर उसको दस्त लग गई बेचारे को। तो ऐसे ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम लोगों को सीखनी चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित, और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट ग्लैंड्स के ऊपर भी होता है। इसके अलावा पेट में कुछ जैसे ये है म्यूकस नेक्सल्स जो होती हैं, इसका काम क्या है, आपके खाने को क्षारीय, देखिए अम्लीय क्षारीय अम्लीय क्षारीय खाना ऐसे चलता है आपके पूरे शरीर में, कहीं क्षारीय है, कहीं अम्लीय है, कहीं क्षारीय है। तो स्टमक के अंदर बेसिकली उसको क्षारीय बना दिया जाता है, किसके द्वारा, म्यूकस नेक्सल्स के द्वारा। फिर चीफ सेल्स आती है जिसका काम क्या है, जो पेप्सिनोजेन होता है ना, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, पेप्सिनोजेन और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। ये सब नेट में नहीं आता इसलिए मैंने इसको यहाँ लिया नहीं है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि जो चीफ सेल्स होती हैं, कोशिकाओं का भी नाम ऐसे ही किया जाता है। जैसे आपके पैनक्रियाज की 3 कोशिकाएं हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पैनक्रियाज की कोशिकाओं का नाम बताइए, निम्न में से कौन पैनक्रियाज से संबंधित है, मास्ट सेल्स, चीफ सेल्स, है ना, अल्फा बीटा गामा सेल्स, या निम्न में से कोई नहीं। तो आपको उस समय जस्टिफाई करना होगा कि ये कोशिका किससे संबंधित है। जैसे हड्डियों से संबंधित कोशिका का क्या नाम है, तुरंत बोलो, देखो, कार्टिलेज। हाँ, हे भगवान, कार्टिलेज अस्थियों से संबंधित। कोशिका मतलब कौन है, टिश्यू, टिश्यू, सेल। हे भगवान, गजब, मतलब क्या अच्छी बड़ी है मेरे सामने। That would be ortho. हाँ, ऑस्टियोप्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, है ना, ये पढ़ाया है मैंने आपको, ऑस्टियोब्लास्ट, ये सब तो याद रखो। लेकिन ये विद्युत परिषद कौन सी थी जो मेरे सामने अभी भी बोली थी, कोशिका का मतलब, तो किसी ने बोला कोशिका मतलब टिश्यू। वेरी गुड। सर उसने अपना नाम मोनिका। बोला था, टिश्यू, मैंने सेल बोला था, मोनिका ने। अच्छा, उसका नाम टिश्यू है। मैंने पूछा था। टिश्यू, आई थिंक। अच्छा, किशु, चलो ठीक है भाई, टिश्यू किशु जो भी हो, चलिए कोई बात नहीं, मुझे लगा टिश्यू बोल रहे हैं। बहरहाल कोशिकाओं का नाम मैं बता रहा था कि कोशिकाओं के नाम को आपको याद रखना होता है। हड्डियों की कुछ कोशिकाएं हैं, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट जो है ये हड्डियों की कोशिकाएं हैं। मास्ट सेल्स होती हैं आपके में, है ना, आपके में चीफ सेल्स होती हैं जो आपके पेट से संबंधित है, अल्फा बीटा गामा सेल्स होती हैं जो आपके पैनक्रियाज से संबंधित होती हैं। ऐसे अलग अलग कोशिकाओं का उपक्रम निर्धारित है और आपको इन उपक्रमों को देखना होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होती है, पैरेटल सेल्स होती हैं कुछ जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए जानी जाती हैं। एंडोक्राइन कोशिकाएं होती हैं जो आपके अंदर गैस्ट्रीन का निर्माण करती है, और ये वही गैस्ट्रीन है जिसकी कमी या अधिकता से आपको गैस जो बनती है ना, वो करते रहते हैं। कई बार अगर नीचे से रास्ता मिल जाता है तो नीचे से निकलना शुरू हो जाती है, और अगर नीचे रास्ता खाली नहीं है, ऊपर का हाईवे उसको इजी लगता है, तो ऊपर के हाईवे से निकलते फिर वो डकारें आना शुरू होती हैं, जोर जोर से करके निकलते हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे डकारों से भी आपको ये समझ देना चाहिए कि पाचन तंत्र पे क्या असर है। नीचे का मार्ग जो है वो व्यथित है, इसलिए ऊपर के मार्ग की तरफ से वायु का निर्धारण हो रहा है।
अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक म्यूकोसा, म्यूकोसा की लेयर्स के विषय में हम बात करें। अच्छा, हालांकि ये प्रश्न मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा म्यूकोसा लेयर्स को देख लेना चाहिए कि ये चित्र आप देखिए, एक कोशिका को हल्का सा कट किया गया है, तो इसमें क्या है, गैस्ट्रिक पिट से, ये जो देख रहे हैं ना आप छोटे छोटे छिद्र जिसको देख रहे हैं, इसमें से बेसिकली बहुत जैसे बम्बार्डमेंट हो रही है, बम फूट रहा हो, इस तरीके से बड़े आराम से क्या कहते हैं, गैस निकलता है, बहुत तेजी से एसिड्स निकलता है और वो ब्रेक डाउन करता है। और यहाँ पे ये आप जो देख रहे हैं, ये पेप्सिनोजेन, पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अपना स्ट्रक्चर है, केमिस्ट्री है। बस आप इसको ऐसे एज यूजुअल देख लीजिए जैसा आपके समक्ष रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, भोजन जब यहाँ पे पच गया, टूट गया, टूटने के बाद से धीरे धीरे फिर आगे बढ़ चलता है, और आगे जब बढ़ता है तो इसकी मुलाकात होती है स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के परिवार से। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है पाचन तंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। नाम इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है, काम इसका बड़ा होता है ना, ये खुद भी बहुत बड़ी होती है। तो ये कई बार पूछा जाता है कि कितनी लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन? 10 फीट। 10 से 12 फीट। ठीक है, ये कितनी एक एडल्ट में कितनी फीट की होती है? तो महिलाओं में जो होता है वो लगभग 8 से 10, और पुरुषों में 10 से 12, 10 से 15 भी अगर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन का ऑन एन एवरेज 10 से 12 13 तक माना जाता है। ठीक, और इसके अलावा जो ये देखिए मेजर डाइजेस्टिव ऑर्गन, जैसा मैंने आपको बताया, स्मॉल इंटेस्टाइन एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी महत्ता इसलिए बढ़ जाती है कि आपने जो भी खाया अभी तक उसको सबने तोड़ा ही है। ये पहला है जो क्या कह रहे हैं, उसका अनुरक्षण करेगा, जो उसको लेगा, जो उसको एक्सेप्ट करेगा। तो एक्सेप्ट मतलब जो एक्सेप्टेंस की जो थियरी है, जो एक्सेप्ट करने की व्यवस्था है, वो शुरू कहाँ हो रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में। ऐसा नहीं है कि आप जो है इसोफेगस आपकी एक्सेप्ट करने लग गई और वो खून को देने लग गई, तो फिर तो वो बेड़ा गर्क कर देगा। क्यों? क्योंकि जो इसोफेगस की जो रक्त वाहिकाएं हैं वो कहीं मतलब किसी अन्य मार्ग से हो जाती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने अभी अभी कुछ खाया, बढ़िया प्रोटीन खाया आपने, और प्रोटीन को इसोफेगस ने एब्जॉर्व कर लिया, और इसोफेगस ने एब्जॉर्व कर लिया, और उसकी रक्त की कोशिकाएं कहाँ पहुंचती हैं? सीधे के सीधे किडनी में। तो पता चले वो उधर से छन के बाहर भी हो गया। एक्सेस प्रोटीन के चक्कर में आपको प्रोटीन से संबंधित रोग भी होने शुरू हो गए। इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सेप्ट करती है और सीधे कहाँ भेजती है? लिवर के पास में। फिर लिवर ये डिसाइड करता है कि इसको जाना किधर है। ठीक है, ये देखिए, ये एक फॉर्मूला है, डॉग्स जस्ट इच, है ना, मतलब ड्यूडेनम, जिजेनम और इलियम। ठीक, ये तीन इसका हिस्सा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ड्यूडेनम, जिजेनम और इलियम। ड्यूडेनम जो होता है वो बेसिकली पेट से संबंधित होता है, और पैनक्रियास का जो कर्व होता है उसके पास में पाया जाता है। जिजेनम जो होती है उसके ड्यूडेनम और इलियम के मध्य के हिस्से के तौर पर जानी जाती है, और सर्वाधिक जो है वो बड़ा हिस्सा माना जाता है। इलियम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से संबंधित है। और ये प्रश्न आना बिल्कुल अनिवार्य मान लीजिए आपकी इसमें से आने की। डाइजेस्टिव सिस्टम से मेरी अपेक्षा इस बार है कि डाइजेस्टिव सिस्टम से प्रश्न आएगा, इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान से सुनिए। कुछ सोर्सेस के ही आधार पर, मतलब चीजों को देख के ही मैं बताता हूँ आपको कि क्या है, किस तरीके से आता है। कुछ सोर्सेस का मतलब हम लोग जब एनालिसिस करते हैं पिछले साल के पेपर का, देखते हैं क्या छूट गया, क्या रह गया, क्या इस बार आने की संभावना है, तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम संभावित है कि एक आधा प्रश्न देखने को मिल जाएगा, है ना। तो ड्यूडेनम जो है बेसिकली, ड्यूडेनम ये पूछा जा सकता है कि पेट से संबंधित स्मॉल इंटेस्टाइन का निम्न में से कौन सा हिस्सा है ना, कौन सा हिस्सा है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सीधे लार्ज इंटेस्टाइन से संबंधित होता है? मध्य के हिस्से को क्या बोलते हैं? तो DJI बोल दीजिए, है ना। डीजे का मतलब आप समझते हैं, डीजे डांस जो होता है, DJI, आई का मतलब मैं, है ना, मैं मतलब डीजे पे डांस है, इस तरीके से याद रखिए। या डॉग्स जस्ट इच करके आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। केमिकल डाइजेशन क्या कैसे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में? जो एंजाइम्स है आपके खाने के साथ में बेसिकली मिल के आया पड़ा है, वो इंटेस्टाइन की कोशिकाओं के द्वारा और पैनक्रियाज के जूसेस के द्वारा, पैनक्रियाज भी जूस कुछ प्रोड्यूस करता है, लिवर भी बाइल भेजता है, कुछ खाना ऐसा होता है जो आपके स्टमक के द्वारा नहीं पचाया गया, तो वो फिर ड्यूडेनम के पास में आके तोड़ा जाता है। और उसको तोड़ने के लिए 2 बाहुबली लोग आते हैं। बाहुबली का मतलब गॉल ब्लैडर के सहायता से लिवर जो है वो थोड़े से बाइल्स को स्टोर करके रखता है, तो उनको भेज देता है कि जाओ इसको तोड़ो। और पैनक्रियाटिक जूस भी होता है, पैनक्रियाटिक जूस भी आके इसको तोड़ने में इसकी सहायता करता है। और फिर चाहे आप कुछ भी खाए हो, कुछ भी का मतलब एक चीज को छोड़ के आप कुछ भी खाए हो, तो उसको तोड़ने की क्षमता आपके इन 2 बाहुबलियों में है। वो एक कौन सी चीज है जिसको आप नहीं पचा सकते हैं? आप में से कौन बताएगा? निम्न में से क्या है जो हमारे बाल और स्किन। बाल और बाल। सर हम अपने बालों को और जो स्किन होती है, एनिमल स्किन हो गई या अपनी, वो नहीं बचा सकते, नहीं, इसीलिए मेलानिन और केराटिनिन। देखिए ये स्टार्च। स्टार्च नहीं पचता है।
घास, वो तो पता है, लेकिन बाल घास नहीं, ये अभी नाम बता रहे हैं इन्होंने, मेलानिन हो गई, जो आपके आपकी स्किन जो बोल रहे हैं, तो स्किन और बाल मत बोलिए, उनके तत्वों का नाम लीजिए। कि कैराटीन का मतलब जो आपके बाल से संबंधित प्रोटीन हो गई, उसको उसको तोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा जो घास होती है ना, जो भूसा होता है, भूसा, भूसे का जो स्टार्च होता है, वो उसको उसको तोड़ पाना बड़ा मुश्किल है। आप भूसा नहीं पचा सकते, उसको जानवर पचा सकता है सिर्फ। ठीक है ना। तो भूसे के अंदर के जो तत्व हैं वो पचा पाना आपके आपके पेट के लिए बड़ा मुश्किल है। बाल को सेल्यूलोज डाइजेस्ट, बेसिकली सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। हार्ड सेल्यूलोज। सेल्यूलोज में भी 3 प्रकार होता है, उसमें से एक जो प्रकार है जिसमें भूसा बनता है, जिसको हे बोलते हैं, HAY। इस प्रकार की घासेस को तोड़ पाने के लिए आपका आपका डाइजेस्टिव सिस्टम योग्य नहीं है। ठीक है। तो ये कुछ डाइजेशन होता है, जैसा मैंने आपको बताया पैनक्रियाज के विषय में। ये पैनक्रियाज से संबंधित है, और ये यहीं पे देखिए ड्यूडेनम देख रहे हैं आप, ये संरचना, ये ड्यूडेनम की संरचना है, और यहाँ पे गॉल ब्लैडर से कुछ आके मिलता है एक ही जगह पे, और ये पैनक्रियाटिक डक्ट्स जो है वो आके मिल रही है, और इस एरिया में तोड़ दिया जाता है। कोई भी कितना भी हार्ड पदार्थ हो, सिवाय कुछ सेल्यूलोज के, और कुछ एक प्रकार के स्टार्च की कॉम्पोजिशंस भी जो है वो बहुत रिजिड मानी जाती हैं, हालांकि वो एक एडवांस साइंस है। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं माइक्रोविलाइज। स्मॉल इंटेस्टाइन में आखिर सवाल ये है कि जाता कैसे है। तो जाने का मतलब ये है कि जो भी खाद्य पदार्थ, जैसे आपने तौलिया देखा है ना, तौलिया के ऊपर छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। वो संरचनाएं क्या करती हैं, जैसे ही आप उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालते हैं तो वो उसको क्या कहते हैं, एब्जॉर्व कर लेती है, और फिर भी वो मूवेबल होती है। तो आपको लगता है कि तौलिया ज्यादा गीली नहीं हुई है, एक तौलिया से 4-5 लोग पोंछ लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे पानी को एब्जॉर्व करके रखे रहती है अपने अंदर। इसके पीछे ऐसे माइक्रोविलाइज होती है। माइक्रोविलाइज अत्यंत सूक्ष्म संरचना होती है जो मूव कर रही है। जब ये संरचना मूव कर रही होती है तो ये क्या करती है, जैसे ही आपके ऊपर जो भी आपने खाया, तो वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचता है उस माइक्रोविलाइज के ऊपर, और वहां पे जो है ब्लड की डक्ट्स होती हैं। ब्लड की डक्ट्स तुरंत उसको एक्सेप्ट करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्टिव सेल्स बोलते हैं, यानी जो एब्जॉर्व करने के लिए है, और वो एब्जॉर्व करके फिर उसको आगे बढ़ा देती है। अगर थोड़ा सा इसका बड़ा रूप देखा जाए तो आप देखिए, ये है माइक्रोविलाइज का एक बड़ा रूप, जिसमें लाल जो है वो शुद्ध यानी कि ब्लड वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और फिर ये नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और यहीं से ये जो कोशिकाएं हैं देख रहे हैं आप, और जो एब्जॉर्ब करने की जो कोशिकाएं हैं, ये यहाँ पे लगी पड़ी हैं, और ये सीधे सीधे इसको रिस्पॉन्ड करती हैं। इससे एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड कैपिलरीज होते हुए, और फिर ये आपके लिवर की तरफ पहुंचना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रोसेसिंग है, क्योंकि अगर कई बार ऐसा होता है कि लोगों के एब्जॉर्ब करने की क्षमता ही खराब हो जाती है। एब्जॉर्ब करने की क्षमता खराब होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, एल्कोहल। एल्कोहल जब आप खाते हैं तो ये माइक्रोविलाइज जो है वो डेथ का मतलब अपना कार्य करना बंद कर देती है, और इनका फंक्शन बड़ा इम्पैक्ट कर जाता है। और जब ये इम्पैक्ट कर जाता है तो क्यों, क्योंकि इनको अल्कोहल सोखना पड़ता है। अब अल्कोहल को लेके जाने का मतलब ये है कि लिवर भी परेशान होगा। फिर कई बार क्या होता है, अल्कोहल के चक्कर में पूरा का पूरा लिवर खराब, और लिवर खराब तो फिर व्यक्ति की मृत्यु तय है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमने जाना। ठीक है। डाइजेशन, जैसा मैंने आपको बताया कि ये एंजाइम्स वगैरह पैनक्रियाटिक डक्ट्स के द्वारा और पैनक्रियाटिक जूसेस के द्वारा, और क्या कहते हैं, लिवर के द्वारा पहुंचाए जाने वाले कुछ बाइल जूसेस के हेल्प से, जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, उसके माध्यम से स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ पाचन हो संभावित होता है। ठीक है। जिसमें क्या है, लाइपेज जो है फैट डाइजेशन जो है वो पेट में पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से पेट में नहीं पच पाते हैं। तो इन सब का पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में संभावित है। ये प्रश्न देखा जा सकता है कि फैट डाइजेशन पूरी तरीके से कहाँ जाके समाप्त होता है, तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन में। आप कल्पना करके देखिएगा, जब भी अगर ऐसा कोई प्रश्न आ जाए कि कौन सी चीज पच जाती है पेट के अंदर, तो पेट के अंदर अधिकाधिक जो चीजें हैं वो तोड़ के छोटे हिस्से में कर दी जाती हैं। ड्यूडेनम इज द फाइनल स्टेज वेयर यू गेट ऑल द थिंग्स, है ना, गेट डाइजेस्टेड, जहाँ पे आपको सारी चीजें पची हुई देखने को मिलेंगी। ड्यूडेनम के बाद भी कुछ चीजें तो इलियम तक पहुंचती चली जाती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जिसका पाचन तंत्र ठीक नहीं है वो इलियम भी पार कर जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन फिर वापस भेजती है कि नहीं जाओ वापस से पच के आओ। वहां कुछ बैक्टीरियाज होते हैं और वो वापस उस खाने को आगे नहीं बढ़ने देते, वो उसको पचाना शुरू कर देते हैं। अभी लार्ज इंटेस्टाइन में आप देखेंगे। ठीक है। एब्जॉर्प्शन जो है बेसिकली ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक महत्वपूर्ण गुण है ना। लिपिड्स जो है वो डिफ्यूजन के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। ये प्रश्न आया हुआ है निम्न में से लिपिड्स का जो
क्या कहते हैं एब्जॉर्प्शन होता है वो किस प्रक्रिया के द्वारा संभावित है। डिफ्यूजन का मतलब आप समझते ही हैं, डिफ्यूज करके जो चीजें अंदर जाती हैं उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन का माध्यम देखिए एब्जॉर्प्शन का कई प्रकार है। जैसे मान लीजिए कि एक होता है संवहन, है ना, बहते हुए निकल के चलते चले जाना। एक होता है एब्जॉर्प्शन, जो चीजें एब्जॉर्ब करके। एक होता है डिफ्यूजन के द्वारा जो डायरेक्ट सोख ली जाती हैं, है ना। तो अलग अलग तरीके से एब्जॉर्प्शन होते हैं, जिसमें लिपिड्स जो है इसका प्रश्न एक बार आया हुआ है। ठीक है, हालांकि पानी वगैरह जो है वो तो अब बड़े आराम से अपने संवहन के द्वारा ही धीरे धीरे वो बहता चलता चला जाता है। बहता का मतलब वो जाता माइक्रोविलाइज के द्वारा ही है, लेकिन संवहनीय व्यवस्था उसमें ज्यादा योग्य होती है, जिसमें वो प्रोसेस करके चलता चला जाता है। पेट में भी बहुत हद तक पानी जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और वहीं पे यूटिलाइज कर लिया जाता है। उसके बाद ड्यूटेनम में भी यूटिलाइज होता है। पानी अंत तक चलता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन तक। ठीक है, प्रोपल्सन्स क्या क्या है, कैसे ये प्रोपल्ट करती है वो भी देखिए। प्रोपल्सन मतलब किस प्रकार से वो आपने देखा होगा जो ये जेट फायर्स होते हैं, जो रॉकेट्स वगैरह, उसमें प्रोपल्सन इंजन लगाया जाता है। मतलब वो कैसे वो उसको आगे लेके बढ़े, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली पैरास्टालासिस। जैसा मैंने आपको बताया कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है। मिक्स काइम का मतलब क्या होता है, काइम का मतलब जो आप भोज्य पदार्थ लिए हैं इसोफेगस के बाद का समस्त एरिया जो है वो पेट में जाने के बाद भोजन काइम के तौर पे आपके शरीर में उपस्थित है। ठीक है, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन्स की हम बात करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है और फ्रेम नुमा संरचना होती है ना। ये देखिए फ्रेम नुमा संरचना है। इसमें क्या बोलते हैं, असेंडिंग कॉलन यानी जो ऊपर की तरफ चल रहा है, फिर ट्रांसवर्स कॉलन जो कि सीधा सीधा है, फिर डिसेंडिंग कॉलन जो नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर का जो है वो बेसिकली नाम कई बार आ जाता है, इसको बोलते हैं इलियम कट, जहां से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश कर रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, लास्ट वाला जो ये है, जो आपको अपेंडिक्स जो है, जिसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं, ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। निम्न में से कौन सा ऐसा अंग है जो आपके शरीर का एक वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब जिसका कोई योगदान नहीं है। हालांकि वैज्ञानिक इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, अब इस बात को माना जाने लगा है कि ये वेस्टिजियल नहीं है, इसका योगदान होता है पाचन में, लेकिन अधिकाधिक लोगों में ये वेस्टिजियल के तौर पे अभी भी जानी जाती है। और ये प्रश्न अगर आ गया निम्न में से क्या है जो वेस्टिजियल ऑर्गन है, तो आप इसको बिल्कुल मार्क आउट करके रखिए। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होती है वो आपके शरीर का वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, जैसा मैंने आपको बताया कि पानी जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचता है, एब्जॉर्ब किया जाता है इसके द्वारा ही। ठीक है, जो भी फूड है आपके शरीर में, उसके न्यूट्रिएंट्स को छोड़ के बाकी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देना, ये लार्ज इंटेस्टाइन को महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक, इसके बाद अपेंडिक्स के विषय में मैंने आपको बताया, कॉलन के विषय में मैंने आपको बताया, रेक्टम का मतलब जो गुदाद्वार होता है, वहां से फिर मल का निष्कासन हो जाता है और फिर धीरे धीरे ये आपके शरीर से बाहर निकलता चलता चला जाता है। ठीक है, तो ये जो है इतनी जो बातें हमने पढ़ी, ये बेसिकली किससे संबंधित रही, आपके लार्ज इंटेस्टाइन से। इसके अलावा जो है फिर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ बातें जो है वो प्रश्न के तौर पे स्थापित हो जाती हैं। एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स भी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें स्लेवरी ग्लैंड्स हो गई आपकी, है ना, टीथ यानी कि जो दांत हो गया, उसके बाद पैनक्रियाज जो आपके शरीर में पैनक्रियाटिक जूस बना रहा है, लिवर हो गया जो आपके लिए बाकी जो भी आप इंटेस्टाइन से खा रहे हैं वो सारी चीजें उधर जाके सेव हो रही है, खासकर ग्लूकोज का आपको एनर्जी देने के लिए जो ग्लूकेगॉन में परिवर्तन होता है। इन तरीके की व्यवस्था जो है वो एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के में आती हैं। इसमें एक और अंग है गॉल ब्लैडर। आजकल गॉल ब्लैडर का निष्कासन कर दिया जाता है, ये गलत चीज है। तो गॉल ब्लैडर भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्लावरी ग्लैंड्स में मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, 3 महत्वपूर्ण ग्रंथियां होती हैं। पैरोटिड होगी पहली, सब मैंडिबुलर होगी दूसरी, और सब लिंगुअल हो गई तीसरी। मैंडिबुलर यानी जो मैंडिबल के पास में, लिंगुअल का मतलब जो भाषा यानी जीभ के पास में, और पैरोटिड का मतलब जो इस आपके चिक्स के पास में उपस्थित होती है। तो ये आपकी ग्रंथियां हो गई। स्लाइवा जो होती है, आपके मुख में जो लार निकल रहा है वो बेसिकली एक फ्लूइड है जो क्या कहता है आपके खाने में मिल जाता है और पाचन को आसान कर देता है। स्टार्च का जो पाचन है बेसिकली वो मुख से शुरू हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कुछ स्टार्च तो पचता भी नहीं है, इतना हार्ड होता है, और कुछ को पचाने में बड़ा लंबा समय लगता है, इसलिए शुरुआत से ही मुंह से ही पाचन शुरू हो जाता है। और ये धीरे धीरे मुख के द्वारा, अगर अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, अच्छा मेटाबॉलिज्म है, तो मुंह में ही पचा दिया जाता है और कई बार ये लंबे प्रोसेस तक चलता है।
दांत जो है बेसिकली 4 प्रकार का होता है, कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। इन चारों की 4-4 श्रेणियां हैं, तो टोटल 32 दांत जो है हमारे मुख में होते हैं। कुछ दांत जो होते हैं उसको डिसीडियस भी बोला जाता है, यानी कि मिल्की टीथ यानी दूध के दांत बोले जाते हैं। और जो 20 है वो दांत जो है वो धीरे धीरे 2-4 साल के बाद से आने शुरू हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दांत भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का एक हिस्सा होता है। कितना सेट होता है, मतलब कितने 4 का सेट होता है, मैंने आपको बताया 4 इधर 4 इधर 4 इधर 4 इधर, तो इन दोनों का 4 का सेट मिला के अगर देखा जाए तो टोटल 4 4 8 4 12 4 16 दुना के 32, मतलब नीचे के प्रोसेस और ऊपर के प्रोसेस को मिला के 32 काउंट किया जाता है। 6 से 12 तक की अवस्था में जो मिल्की टीथ है वो टूटता है, 12-13, कई बार ये आजकल 15-16 तक में भी देखा जाता है एक आधा दांत मिल्की टीथ यानी दूध का दांत जो है वो रुका रह जाता है। ठीक है, इसको अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर के तौर पे हम लोग जानते हैं। जो सबसे लास्ट का जो दांत होता है उसको क्या बोलते हैं, जो सबसे लास्ट का होता है सबसे पीछे, इसको बोलते हैं मोलर। उसके बाद होता है क्या कहते हैं, मोलर, है ना। उसके बाद फिर प्रीमोलर, मोलर, फिर कैनाइन और इंसीजर्स। जो सामने का दांत होता है इसको बोलते हैं इंसीजर्स। ठीक है, तो ये प्रीमोलर्स और मोलर्स जो है वो साथ में होते हैं, पीछे मोलर, फिर प्रीमोलर, फिर कैनाइन और इंसीजर्स। तो ये दांतों का क्रम भी याद रखना है, यानी ICPM ऐसे याद रखिएगा। ICPM करके फॉर्मूला होता है कि आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो दांत का हो गया। फिर बात करते हैं पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज जो है वो आपके शरीर में बेसिकली इंसुलिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। इंसुलिन जो है वो अच्छा, पैनक्रियाज के विषय में एक प्रश्न आना अनिवार्य है। निम्न में से कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों है? अंतःस्रावी का मतलब जो इंटरनल भी अपने हार्मोन्स को भेजती है, और बहिस्रावी का मतलब इंटरनल मतलब ब्लड में जो भेजती है, और एक्सटर्नल का मतलब कि जो डायरेक्ट ही अपने पाथवे से भेज देती है पचाने को। तो पैनक्रियाज उसमें से एक है। पैनक्रियाज को मैं यहाँ पे थोड़ा सा डीप में इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये एंडोक्राइनोलॉजी में बहुत डीप में हम लोग इसको बढ़ेंगे ही। लिवर भी इसी तरीके का है। लिवर के विषय को भी हम लोग इंडोक्राइन में लिया जाएगा। लिवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है आपके शरीर का। अगर सबसे बड़ी ग्रंथि अगर बोला जाए तो ये आप हमेशा याद रखिए, लिवर को ही बोला जाता है। ये जस्ट डायफ्राम के पीछे इधर राइट साइड, डायफ्राम के नीचे जो है वो उपस्थित होता है, और ये बाइल के लिए इंपॉर्टेंट है ना। ये बाइल जो है वो लिवर की कोशिकाओं के द्वारा ही निर्माण किया जाता है, और इसमें कुछ चीजें होती है जिसमें फॉस्फोलिपिड्स हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये सब बाइल का क्षेत्र है। और बाइल जो है वो मेटाबॉलिज्म में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, लिवर का एक और महत्वपूर्ण कार्य है, ये ड्रग्स को, जो भी आप दवाएं खाते हैं, जो भी चीजें एल्केलाइन हो गई या जो भी चीजें आपके शरीर के लिए त्याज्य है, उसको छान के बाहर निकालना और फिर रक्त के माध्यम से, किडनी के माध्यम से होते हुए उसको बाहर निकाल देना, ये भी लिवर का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, और ये आपके मतलब इन सारी चीजों को अगर हम लोग देखा जाए तो लिवर जो है वो डुअल फंक्शन को दिखा रहा है आपके शरीर में। एक फंक्शन क्या हो गया आपका, क्या कहते हैं, ग्रंथियों का सिस्टम हो गया, और एक फंक्शन जो हो गया वो हो गया क्या, आपके शरीर के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ये इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो ऐसी कंडीशंस में अब इसके बाद अगर हम लोग कुछ और देखें कि बॉडी में जो है वो एनर्जी बैलेंस कैसा होता है, तो एनर्जी इनटेक जो होती है उसका क्या है, हीट, ऊर्जा और कार्य, है ना। इन तीनों के आउटपुट के हिसाब से आपकी शरीर जो है वो ऊर्जा का निस्पंदन करती है। अब कुछ प्रश्न है जो नेट में आए हैं, और ऐसे प्रश्नों के आने की श्रृंखला बनती है, इन प्रश्नों को हमें जानना चाहिए। तो जिसमें सबसे पहला जो प्रश्न है वो क्या है, द एसेसरी डाइजेस्टिव, आप लोग एक एक व्यक्ति जिसका मैं नाम लूंगा वो उत्तर देगा। ठीक है, अब मुझे आप बताइए, पहला प्रश्न, द एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग, कौन से निम्न में से किस अंग को छोड़ के बाकी समस्त अंग जो है वो एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में आते हैं? बताइए, कौन बताएगा? पैनक्रियास। स्टमक सर। सर स्टमक। स्टमक है। बताओ भाई, एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन कौन सा है? टंग होगा, क्योंकि टंग टेस्ट करता है, डाइजेस्ट नहीं करता है। अच्छा, एसेसरी का मतलब क्या होगा, एसेसरीज का मतलब क्या होगा, कि जो सपोर्टिव डायरेक्ट है, या मतलब जो आपकी सपोर्टिव है ना सर, सपोर्टिव। अच्छा देखो, जो सपोर्टिव हो गया सर स्टमक नहीं है,
और ऊपर के तीनों एसेसरी ऑर्गन। एसेसरीज ऑर्गन्स है, एग्जैक्टली। स्टमक नहीं है, स्टमक क्या है, डायरेक्ट उसमें आता है, यानी जो आपकी कैनाल है, जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका हिस्सा है स्टमक। टंग जो है वो इसका हिस्सा नहीं एलिमेंट्री कैनाल का, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल शुरू ही होती है आपके क्या कहते हैं पैनक्रियास के इधर फेरिंग्स के बाद से। तो टंग हो गया एक प्रकार। लीवर जो है वो डायरेक्ट पाचन में संबंधित नहीं है, वो भी एक एसेसरी हो गया, और पैनक्रियास भी एक एसेसरी हो गया। दो लोग अगर यहाँ पे देखिए ऐसे प्रश्नों का उत्तर जो है, अगर आपको दिख रहा हो कि दो चीजें एक जैसी हैं, यानी कि लिवर और पैनक्रियाज है साथ में, तो डेफिनेटली ये दोनों तो एक साथ के होंगे, ये जहां भी होंगे इनका उत्तर साथ में आएगा। लेकिन स्टमक इस तरीके का अंग नहीं है, इसलिए स्टमक को कट के भी अगर आप देखिए, एक मैं आपको उत्तर देने का तरीका बताता हूँ, मेरी बात को मार्कआउट कर लीजिएगा। जब भी किसी प्रश्न का उत्तर ना आए ना, तो आप दो, जैसे केबीसी में खेलते हैं ना कि दो प्रश्नों को गायब कर दीजिए, तो ऐसे दो प्रश्नों को गायब करने और दो प्रश्नों को संयमित करने यानी संयोजित करने की प्रक्रिया से भी उत्तर देना सीखिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें उत्तर देना आता है, हमें पता है उत्तर प्रश्न का, लेकिन हम गलती में और जल्दी सोचने के चक्कर में गलत कर देते हैं। तो 2 बार 3 बार चेक करके ही आंसर मारा जाता है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी जीआई ट्रैक्ट जो है वो इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग, सबको लेती है, लेकिन इसमें से किसको नहीं लेती है बताइए? इसोफेगस, लिवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। सर लीवर। लीवर आएगा। लीवर 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 लीवर। मैकेनिकल डाइजेशन बिगिन, सबसे पहले पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? माउथ। 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 The muscles of the esophagus squeeze the food downward using the process of, किस प्रक्रिया के द्वारा खाना नीचे की तरफ तक चला जाता है? पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालिस। हाँ, पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको बोलते हैं क्रमानुकुंचन गति। हिंदी वाले अगर हिंदी में दिक्कत आ रही है तो कोई बात नहीं, इसको बोलने में अगर दिक्कत आ रही है तो यस सर, क्रमानुकुंचन गति। क्रमानुकुंचन गति, तो इसको हिंदी में भी पढ़ लेंगे, दोनों ऑप्शन रहता है वहां पे कंप्यूटर पे। ठीक है। When the stomach is empty, it fold up into wrinkled। अच्छा, जब पेट खाली रहता है तो रिंकलिंग, आपको मैंने अभी एक वो दिखाई थी ना, उसको क्या बोलते हैं जो रिंकल सा बना रहता है? हाँ, स्टर्स बोलना था सर आपने। स्टर्स वो जो हॉलो पार्ट होती है। हाँ। फिर प्रश्न 8वां, गैस्ट्रिक जूसेस इन द स्टमक। बताइए गैस्ट्रिक जूसेस जो है क्या कार्य करता है? किल बैक्टीरिया, वर्क टुगेदर टू डाइजेस्ट फूड, इंक्लूड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या सारा? अभी सब सर करता है, सब करता है। केमिकल डाइजेशन ऑफ द स्टार्च फूड बिगिंस इन द, स्टार्च कहाँ से पचना शुरू हो जाता है? माउथ। केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस इन द, कहाँ से प्रोटीन शुरू होता है? केमिकल स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज। चलो बे, अभी स्टमक। हाँ, प्रोटीन जो है, प्रोटीन का सबसे पहला पाचन स्टमक से शुरू होता है, क्योंकि प्रोटीन को लंबा ओ चाहिए। सॉरी हाँ, स्टमक। इस तरीके के प्रश्न जो है, बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। छोटी छोटी गलतियां जिसको आप पढ़ेंगे, और देखिए इससे ज्यादा डीप प्रश्न नहीं आना है, यानी ये जो लेवल है प्रश्न का, यही फाइनल लेवल है। इससे ज्यादा डीप आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा कि और बिल्कुल वो पूछ दिया कि मास्ट सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, अल्फा बीटा गामा सेल से निकलने वाले हार्मोन्स का क्या नाम है, ये सब नहीं पूछेगा। ये पूछ दिया कि ये कहाँ पाया था, ये कहाँ पाया था, और इतने में आपका काम हो जाना है। मैंने आपको बताया एनाटॉमी का कार्य क्या है नेट और जेआरएफ में, नेट को जेआरएफ तक पहुंचा देना, इतना ही कार्य है। अगर आप एनाटॉमी अच्छे से जानते हैं तो आप जो है सरकारी दामाद बन के बढ़िया पैसा ले पाएंगे सरकार से, और बढ़िया रिसर्च कर पाएंगे। अभी आप जाके देखिए पीएचडी के गाइड्स जो है वो क्या बोलते हैं, है ना। अभी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, वो भी हैं इस समय ग्रुप में, मुझे लग रहा है नहीं चले गए, अभी लेफ्ट कर गए हैं। वो पीएचडी वाले गाइड्स क्या बोलते हैं पता है आपको? कि टॉपिक ऐसा लेना कि जिसपे पहले से किताबें उपलब्ध हो, जिसमें डेटा की कमी ना हो। पर जब डेटा की कमी होएगी नहीं तो फिर तो मैं बस वही है, सारे डेटा से मतलब 50 दुकानों से सामान खरीद के लाके आपको सब्जी बना के दे दिया कि ये लो जी मेरी रिसर्च हो गई, मेरे को पीएचडी दे दो। टॉपिक ऐसा लो कि जिसमें डेटा ही ना हो, मेरा मानना ये। हालांकि मेरे को भी ऐसा मौका नहीं मिला था अपने कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए, लेकिन ये मामला जो है मुझे बड़ा खटकता है कि भारत के जो रिसर्चर्स होते हैं वो बेसिकली पैसा लेते जाते हैं और कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं ढूंढ पाता है जिसपे कुछ नया ढूंढ के निकाला जाए कुछ अच्छी तरीके से। और इसी चक्कर में नेचुरोपैथी वालों का पूरा सिस्टम बर्बाद हो गया, पूरी की पूरी नेचुरोपैथी खत्म हो गई, उनको उनके पिताजी नहीं मिलते हैं। आपको पता है नेचुरोपैथी के लोग जो हैं वो अपने नाम के आगे बस अब डॉक्टर लगा के घूम रहे हैं, उनको उनके पिताजी नहीं मिलते हैं। पिताजी का मतलब अगर आप पूछोगे हु इज द फादर ऑफ नेचुरोपैथ तो उनके पास फादर ही नहीं है। वो महात्मा गांधी को बताते हैं कि वो महात्मा गांधी हमारे बाप है नेचुरोपैथी के।
समझ, अपने पास तो भैया कम से कम एक आइडेंटिटी है कि चलो पतंजलि जी को हमने पा रखा है। अगर सोचो पतंजलि जी का योग नहीं होता, गीता शास्त्र नहीं होता, तो हम लोग का क्या हालत होता, है ना। तो ऐसे कुछ अच्छी रिसर्चेस को भी हमें देखना चाहिए। बस आज की व्यवस्था जो है वो यहीं पे होती है समाप्त, और हमने आज पूरी तरीके से बड़े प्रोसेस में एक बहुत महत्वपूर्ण अंगकों का कार्यक्रम पूर्ण कर लिया। लगभग 70-80 स्लाइड्स के इस शेयरिंग की व्यवस्था को हमने समाप्त कर लिया। ठीक है, अब होगी प्रश्नों की श्रृंखला शुरू, और मैं करूंगा रिकॉर्डिंग को स्टॉप, क्योंकि रिकॉर्डिंग लंबी हो जाती है और जो लोग यूट्यूब पे देखते हैं उनको बोरिंग ना लगे, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। जिसको एक आधा प्रश्न पूछना है वो मेरे से प्रश्न पूछ ले, और फिर सभा समाप्त की जाए, क्योंकि यहाँ बज चुका है 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी है। ठीक है, आइए प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। हेलो सर, या